गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर की किताब बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप किताब में हमारा फर्स्ट इकाई का फर्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था विकास का परिचय, अवधारणा एवं प्रक्रिया। उसके बारे में हम बात करेंगे कि विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक हैं। आइए चर्चा करते हैं। विद्यार्थी जैसे कि विकास जीवन भर चलने वाला एक प्रक्रिया है और वृद्धि कुछ समय तक चलती है, उसके बाद उसका रुक जाना संभव होता है, जिस वजह से वृद्धि और विकास अपने आप में एक दूसरे के संपूरक हैं। उसके बावजूद भी इसको हम अलग से अंतर से स्पष्ट करते हुए समझते हैं। आइए बात करते हैं हम विकास की विशेषताओं के बारे में। तो विकासात्मक अध्ययनों की प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया के विषय में कुछ मौलिक और पूर्व कथनीय तथ्यों पर प्रकाश पड़ा है। ये तथ्य विकास की प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें विकास के नियमों या विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। बच्चे जिस विकास प्रक्रिया से गुजरते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो सभी विकासशील बच्चों के समान रूप में पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं का वर्णन नीचे प्रस्तुत है। अब एक एक करके हम सारी विशेषता विकास की जो है वो देखते हैं। विकास की विशेषता में नंबर 1 है विकास एक सुनिश्चित प्रणाली होती है। विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। निश्चित प्रणाली होती है। There is a definite system of development, यानी कि विकास के क्रम में आकार बड़ा होता है, उसका आकार बड़ा होता है, नई विशेषता उभरती है, पुरानी विशेषताएं लुप्त होती हैं इत्यादि। ये सभी परिवर्तन पूरी तरह नियमित ढंग से तथा एक प्रणाली के अनुसार होते हैं। विकास तो जन्म लेने वाले सभी प्राणियों में होता है, लेकिन प्रत्येक जाति के अनुसार प्राणी विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। गेसेल का विचार है कि किन्हीं दो बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, परंतु सबकी विकास प्रणाली एकदम एक समान होती है। गेसेल क्या मानना है कि दो बच्चों का विकास एक समान नहीं होता, परंतु विकास की प्रणाली जो होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो एक जैसी होती है। विकास के प्रत्येक अवस्था पिछली अवस्था से निकली हुई होती है और अगली अवस्था के लिए आधार होती है। यह बात भी एक प्रणाली स्वरूप ही है। बच्चों के शरीर और गति विकास को ही ले तो इनमें दो स्पष्ट प्रणालियां दिखाई देती हैं। पहला है शिष्य पुच्छ क्रम और तथा निकट दूरस्थ क्रम। इसमें पहला है शिष्य पुच्छ क्रम तथा निकट दूरस्थ क्रम। अब शिष्य पुच्छ क्रम है, उसके बारे में बात करें तो जन्म से पहले तथा जन्म के बाद तथा दोनों अवस्थाओं के विकास की यह प्रणाली स्पष्ट दिखाई देती है। जन्म के समय बच्चों के शारीरिक विकास को देखें तो सबसे बड़ा सिर, उससे कम विकसित गर्दन, हाथ और छाती तथा सबसे कम विकसित पांव होते हैं। अतः जन्म से पहले सर्वाधिक विकास शरीर के ऊपरी भागों में हुआ और निचले भागों में क्रमशः विकास कम हुआ। गति विकास को देखिए, बच्चा पहले गर्दन पर नियंत्रण करता है, तब छाती और हाथ की क्रियाओं पर, उसके बाद कमर पर नियंत्रण होता है। अब ठेहुना पर और अंत में घुटने की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। स्पष्ट हुआ कि विकास ऊपर से नीचे की ओर यानी कि शीर्ष से पुच्छ की ओर बढ़ता है, यानी कि शीर्ष से पुच्छ की ओर विकास जो होता है वो बढ़ता है। ख निकट दूरस्थ क्रम तथा दूसरा जो है वो निकट दूरस्थ क्रम बात करें तो शीर्ष पुच्छ क्रम से ही संबंधित विकास का एक लक्षण निकट दूरस्थ क्रम का भी है। हमारे पास हमारे हाथ पांव के शीर्ष और
पुच्छ होते हैं। कंधा के पास बाह का शीर्ष है, कमर के पास पांव का शीर्ष है। बाह को ही ले तो बच्चा सबसे पहले संपूर्ण बाह की क्रिया पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब कोहनी की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब कलाई और अंत में उंगलियां की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार पांव की गति विकास के पहले जांघ की क्रियाएं विकसित होती हैं, तब ठेहुने, फिर घुटने और अंत में पांव की उंगलियों पर नियंत्रण होता है। इस विकास क्रम से स्पष्ट है कि शारीरिक अंगों के जो भाग केंद्र के निकट होते हैं उनकी क्रियाओं का विकास पहले होता है। मस्तिष्क तथा और सुषुम्ना शरीर के केंद्र माने जाते हैं। हाथ और पांव का जो भाग सुषुम्ना के निकट है उसकी क्रिया पहले विकसित होती है और केंद्र से दूर के भागों में विकास के बाद होता है। यही निकट दूरस्थ विकास क्रम है जो स्पष्ट शीर्ष पुच्छ क्रम के ही समान है। किसी अंग के निकटवर्ती भाग उसके शीर्ष के समान है जो पहले विकसित होते हैं। दूरस्थ भाग पुच्छ रूपी हैं जो बाद के विकसित होते हैं। विकास की एक निश्चित प्रणाली होती है। यह बात केवल शारीरिक और क्रियात्मक विकास में नहीं बल्कि मानसिक, संवेग, भाषा, सामाजिक आदि के विकास में भी निश्चित क्रम में संगठित पाया जाता है। बच्चे का हम शारीरिक रूप से ही नहीं कह सकते कि यह विकास की एक निश्चित प्रणाली है, जबकि उसके मानसिक विकास, संवेग, भाषा, सामाजिकता की विकास को देखते थे उसके बाद में हमें एक निश्चित क्रम का विकास के निश्चित क्रम का पता चलता है। संवेग का विकास देखें, पहले बच्चे को एक सामान्य उत्तेजना अवस्था होती है, फिर आयु बढ़ने पर प्रसन्नता, खेद के संवेग विकसित होते हैं। आयु जब बढ़ती है तो प्रसन्नता और खेद दोनों के अनेक निश्चित संवेग विकसित होते हैं। दूसरा बात करते हैं विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर 2, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रारंभ में बच्चों की सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सामान्य ढंग की होती हैं, अर्थात उनका कोई निश्चित रूप नहीं होता। इन्हीं सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रिया विकसित होती हैं। आरंभ में शरीर के किसी भी भाग को उत्तेजित करें, संपूर्ण शरीर में एक सामान्य क्रिया उत्पन्न होती है। धीरे धीरे वह केहूनी, फिर कलाई और अंत में उंगलियों पर नियंत्रण कर लेता है। संवेग के विकास में यह विशेषता और स्पष्ट दिखाई देती है। पहले सभी उद्दीपनों पर सामान्य उत्तेजना रहती है, आगे चलकर उत्तेजना के 2 रूप हो जाते हैं। प्रसन्नता और खेद और अधिक विकसित होने पर प्रसन्नता के अनेक निश्चित संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे हर्ष, उल्लास, स्नेह, प्रेम इत्यादि। इसी प्रकार खेद से भी निश्चित संवेगों जैसे क्रोध, शोक, ईर्ष्या इत्यादि विकसित होते हैं। भाषा संबंधी विशिष्ट क्रियाएं सामान्य स्वरोच्चारण से उत्पन्न होती हैं। बलबलाना, बुबलाता है बच्चा, एक तरीके से एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे विशिष्ट स्वरों का उच्चारण विकसित होता है। प्रत्येक के विकास में यह विशिष्टता बहुत स्पष्ट मिलती है। पहले बच्चा सभी पशुओं को गाय कह सकता है, फिर धीरे धीरे गाय, बैल, भैंस, बछड़े आदि की भेद करने लगता है और विकसित होने पर गाय और बाछी को भी भेद करने लगता है। स्पष्ट होता है कि बाल जीवन के सभी पक्षों का विकास निर्विवाद रूप से सामान्य विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा शुरुआत में एक सामान्य होता है, सामान्य से फिर उसमें विशिष्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले तो किसी को गाय कहता है, ये गाय है, ये म्याँ है, ऐसे। उसके बाद उसको बच्चे को भी बोलना लगता है कि ये बाछी है, बछड़ा है इसका। तो उसका विकास जो है एक तरीके से सामान्य से विशिष्ट की ओर होने लगता है। तो इस चीजों को देखना जरूरी होता है। थर्ड है विकास अविराम गति से होता है, बिना रुके। थर्ड, विकास अविराम गति से होता है।
गर्भाधान के समय जो विकास प्रक्रिया आरंभ होती है वह निरंतर बिना किसी विराम के मृत्यु के समय तक चलती रहती है। कोई भी विशेषता अचानक उत्पन्न नहीं होती और न विकास की कोई अवस्था अचानक टपक पड़ती है, बल्कि बहुत धीरे धीरे विकास होता है। हर नई विशेषता पुरानी विशेषता से विकसित होती है। कहने का तो विकास की कई अवस्थाएं मानी जाती हैं, जैसे शिशुआवस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि। परंतु यह कभी नहीं समझना चाहिए कि दो अवस्थाओं के बीच कोई खाई होती है, बल्कि हर नई अवस्था किसी पुरानी अवस्था की ही कड़ी होती है। अवस्थाओं की कल्पना तो केवल वर्णन की सुविधा के लिए की जाती है, किसी रिक्तता या विकास के रुक रुक कर चलने के लिए नहीं। विकास प्रक्रिया एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। बच्चे में जो विशिष्ट आज प्रकट हुई है उसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी होती है। मतलब बच्चा जो आज एक्टिविटी करता है उसका शुरुआत जो होती है वो बहुत पहले समय से ही हो चुकी होती है। बच्चे में जो विशिष्टता प्रकट हुई उसकी शुरुआत पहले से हो चुकी होती है। जन्म क्रंदन ही भाषा विकास का आरंभ बिंदु है। दांत बनने की प्रक्रिया तो बच्चे के गर्भ में 5वें महीने से आरंभ हो जाती है, जबकि जन्म के 6 महीने बाद दांत प्रकट होता है। मानसिक क्रियाओं के विकास की निरंतरता और अखंडता स्पष्ट दिखाई देती है। मानसिक क्रिया जो होती है उसके विकास की निरंतरता और अखंडता स्पष्ट दिखाई देती है। स्वतः हम बात करें विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता होती है। विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता होती है और यह भेद स्थायी होता है। और यह भेद स्थायी होता है। अगर विभिन्न बच्चों के विकास में भेद होता है। नवजात बच्चे भी अलग अलग लंबाई और वजन के होते हैं। उनकी मानसिक क्रियाओं में भी भेद होता है। विकास की मात्रा का यह भेद विकास की गति के भेद के कारण होता है। कुछ बच्चे तेज गति से तो कुछ बच्चे धीमी गति से विकसित होते हैं। कोई बच्चा 5 महीने में बैठता है तो कोई बच्चा 12 महीने में बैठता है। विकास गति का यह भेद प्रधानतः आनुवंशिक भेदों के कारण होता है, जो कि आनुवंशिक बदलती नहीं है। इसलिए विकास गति का यह भेद स्थायी हुआ करता है। यह विश्वास गलत है कि विकास की कोई कमी आगे चलकर पूरी हो जाएगी। बाल्डिंग का विश्वास है कि बच्चे के में जो आज कमी है वह सब दिन रहेगी। किंतु इलिंगवर्थ ने लड़कों और लड़कियों की लंबाई और वजन की तुलना जन्म के समय से लेकर 13 वर्षों तक 6 महीनों में मध्यांतर पर की है। और जन्म के समय का भेद 13 वर्ष की आयु में वर्तमान था। मानसिक क्रियाएं एवं योग्यताओं में स्थायी व्यक्तिगत भेद होते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चे लड़कपन के चमकते रहते हैं। हरलोग का मानना है कि जो बच्चा आरंभ में मंद बुद्धि वाला है बाद में बुद्धिमान नहीं होगा। बुद्धि लब्धि स्थायी होती है। आगे हम बात करते हैं शरीर के विभिन्न अंगों की विकास गति अलग अलग होती है। नंबर 5, शरीर के विभिन्न अंगों की विकास गति अलग अलग होती है। विकास गति अलग अलग होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की विकास गति अलग अलग होती है।
विकास तो शरीर के सभी अंगों और सभी मानसिक क्रियाओं में हर समय अविराम गति से होता है, परंतु समय विशेष के सभी शारीरिक अंगों, उनकी क्रियाओं और उन मानसिक क्रियाओं का विकास एक गति से नहीं होता। यही कारण है कि बच्चों की सभी विशेषताएं एक साथ परिपक्व नहीं होती। जन्म के बाद सिर की तुलना में पांव अधिक तेजी से विकसित होता है। संवेदी विकास के अनुसार विभिन्न बौद्धिक योग्यताएं भी अलग अलग गति से विकसित होती हैं। जैसे सृजनात्मक कल्पना बाल्यावस्था में तेजी से बढ़ती है और युवा अवस्था तक परिपक्व हो जाती है, जबकि तर्क शक्ति धीमी गति से बहुत दिनों तक विकसित होती रहती है। छठा हम बात करें तो बच्चों के अधिकांश गुणों का विकास से संबंधित होता है। बच्चों के अधिकांश गुणों का विकास, बच्चों के अधिकांश गुणों का विकास से संबंधित होता है। पहले एक अवैज्ञानिक विश्वास फैला हुआ था कि विभिन्न गुणों के विकास में बच्चे भले ही एक दूसरे के आगे पीछे हो, परंतु सभी गुणों के विकास का औसत बराबर होता है। ऐसा विश्वास था कि यदि कोई बच्चा एक गुण में पीछे है तो दूसरे गुण में आगे होगा, जिसके फलस्वरूप गुणों का औसत बराबर होता है। यह विश्वास गलत सिद्ध हो चुका है कि मोसन ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया है कि यदि बच्चा किसी एक गुण में औसत से आगे है तो दूसरे गुणों में भी वही औसत से आगे ही रहेगा, अर्थात गुणों के विकास में ऐसा संबंध होगा। यदि बच्चे की बुद्धि अधिक है तो उसकी भाषा, सामाजिकता आदि भी अधिक ही होगी। हरलोक के अनुसार बुद्धिमान बच्चों का लैंगिक विकास बुद्धिहीन बच्चे से पहले होता है। मंद बुद्धि वालों का शारीरिक विकास भी कुंठित रहता है। स्पष्ट होता है कि बाल विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बीच गुणात्मक से संबंध रहता है। सातवां बात करें तो विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ग्रोथ कैन बी प्रेडिक्टेड। डेवलपमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड। स्पष्ट विकास नियमित ढंग से होता है। जाति विशेष के सभी व्यक्तियों के विकास की एकरूपता पाई जाती है। विकास की इन दोनों विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि कोई बच्चा विकसित होकर कैसा होगा। इस ढंग की भविष्यवाणी बच्चों के शारीरिक विकास के संबंध में भी हो सकता है और मानसिक विकास के संबंधों में भी। यद्यपि गेसेल के अनुसार मानसिक विकास की भविष्यवाणी शारीरिक विकास की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक सही हुआ करती है। आठवां, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना गुण होता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना गुण होता है। विकासात्मक अवस्था का अपना गुण होता है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था का अपना गुण होता है। बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यद्यपि विकास एक अखंड और निरंतर प्रक्रिया है और इसकी सभी अवस्थाएं एक दूसरे से अटूट ढंग से जुटी रहती हैं, फिर भी इसकी प्रत्येक अवस्था की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशिष्टताओं के कारण उन अवस्थाओं की पहचान होती है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष की आयु तक का बच्चा अपने विभिन्न अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने, भाषा सीखने, वातावरण की विभिन्न चीजों को जानने, पहचानने आदि में लगा रहता है। इसके विपरीत
3 से 6 वर्ष के बीच वह अपने को जिद्दी बनाने में व्यस्त रहता है। कुछ अवस्थाओं के बच्चे पूरी तरह अभियोजित रहते हैं और कुछ अवस्थाओं में उन्हें अभियोजन की कठिनाइयों का अनुभव होता है। बोहलर के अनुसार 15 महीने 1/2 वर्ष या 10 या 15 वर्ष की आयु में बच्चे अभियोजन की कठिनाइयों के कारण असंतुलित रहा करते हैं। अन्य दिनों में भी सामान्य रूप से संतुलित रहते हैं। अगला हम बात करें 9 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख दीजिए इसको। विकास की विशिष्टताओं को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है, बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है, विशेष आयु के लिए सामान्य और उचित है। विशेष आयु के लिए सामान्य और उचित है। अब बात करें तो बहुत से व्यवहार जिन्हें अनुचित समझा जाता है, विशेष आयु के लिए सामान्य और उचित हैं। जैसे कि व्यवहारों को हम प्राय सामान्य और असामान्य नामक वर्गों में बांटते हैं। यह वर्गीकरण व्यवहारों के स्वरूप से निर्धारित नहीं होता, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि किस आयु में बच्चा वैसा व्यवहार कर रहा है। 2 वर्ष का बच्चा यदि बिस्तर पर पेशाब कर दे तो उसकी अनुचित व्यवहार नहीं कहेंगे। यदि 10 वर्ष का बच्चा बिस्तर पर पेशाब करे तो इस व्यवहार को असामान्य और अनुचित कहेंगे। इसी प्रकार तुतलाना, दांत से नाखून काटना, गालियां बोलना, जमीन पर लेटना, विद्यालय से भागना इत्यादि व्यवहार कम आयु के बच्चों के लिए उचित और सामान्य माने जाते हैं, जबकि इन्हीं व्यवहारों को अधिक आयु के बच्चों के लिए अनुचित और असामान्य माना जाता है। वस्तुतः प्रत्येक आयु के बच्चों से कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं और व्यवहार उन प्रत्याशाओं के अनुकूल नहीं होती, उन्हें अनुचित व्यवहार कहते हैं। 10वीं बात करें हम तो सभी व्यक्ति विकास की सभी प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। सभी व्यक्ति विकास की सभी प्रमुख अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। विकास एक नियम और प्रणाली का अनुकरण करता है। प्रत्येक व्यक्ति विकास की सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कठिनाइयों में विकास की गति कुछ समय के लिए धीमी हो जाती है, परंतु यह संभव नहीं है कि किसी अवस्था को छोड़कर विकास आगे अवस्था में प्रवेश कर जाए। विकास की गति तेज भी हो सकती है, परंतु किसी अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे बच्चा बैठने के बाद खड़ा होगा और उसके बाद चलेगा, ऐसा ही नहीं होगा। बच्चा बैठने के बाद चलना प्रारंभ कर दे, इस तरह व्यक्ति की विकास की सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि बच्चा किस तरीके से बैठता है, लुढ़कता है, फिरता है, मुंह में बाबा हाथ डालता है, तो सारी चीजें जो होती है एक विकास के निश्चित क्रम को
बदलाने का प्रयास करती है। तो आज बच्चों हम विकास की ये विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सिर्फ मात्र एलबीएस गदौरा का यूट्यूब चैनल देखा आपने, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।